Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के संपादकीय समीक्षा के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की। कुछ बड़े बदलाव किए गए थे इस बिल में और जानने का प्रयास करेंगे। हमने एक पहले वीडियो में जाना था कि इसमें कौन-कौन से बदलाव किए गए हैं। आज हम समझेंगे कि जो बदलाव हुए हैं, क्या वो बदलाव काफ़ी है? और क्या एक चर्चा हम जो लगातार करते हैं कि दिमाग का मनस का उपनिवेशीकरण करना है, भारतीय माइंडसेट को डीकोलोनाइज़ करना है, क्या वो जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, वो प्रक्रिया इस न्याय तंत्र से भी हो पाएगी कि नहीं पाएगी? क्या हम अब उसी माइंडसेट में जी रहे हैं जिस माइंडसेट में अंग्रेज जी रहे थे, जिस नज़र से वो उन कानूनों को थे, या व्यक्ति की स्वतंत्रता को इन कानूनों में ज़्यादा महत्व दिया गया है? व्यक्ति का स्थान क्या है? राज्य का स्थान क्या है? और उस राज्य के अंदर रहने वाली उसकी जो जनता है, उसको कितने अधिकार दिए गए? क्या स्टेट अब भी व्यक्ति को एक सब्जेक्ट मानता है या एक फ्री यूनिट मानता है? इस चर्चा से हम यही नतीजे निकालने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि दरअसल देश किस रास्ते पर जा रहा है नई न्यायिक प्रणाली के नए बिलों के साथ। तो जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम को डीकोलोनाइज़ करने की बात की गई, हमारी आप जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनके नाम बदल दिए गए हैं, इनमें बदल दिए गए हैं। कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले थे, उनको शामिल कर लिया गया है और देश की ज़रूरतों के हिसाब से जिस कानून को बदलने की आवश्यकता थी, उनमें फेरबदल करके एक इंडिक न्यायपालिका बनाने का प्रयास किया गया है। तो जो बदलाव हुए, वो बदलाव हुए क्या है? तो पहला तो है एक सीरियस लॉ मेकिंग का प्रयास किया गया है, जो आज से पहले नहीं किया गया था। हालाँकि कानून बदलने की ज़रूरत पहले भी थी, लेकिन पहले नहीं बदले गए, आज बदले गए। ये एक सीरियस किया गया है। दूसरा, जो भारत की प्राइवेसी उसको ध्यान में, और तीसरा, ये जो क्रिमिनल ऑफेंस उनमें व्यक्ति के सुधार पर बल दिया। व्यक्ति को सज़ा देने से ज़्यादा व्यक्ति को सुधारने पर बल दिया गया। अब आप इसमें ये भी समझिए कि 2 तरीके के कानून होते हैं। तो स्टेट के अगेंस्ट होता है और एक व्यक्ति के अगेंस्ट होता है। तो कानून क्यों बनाए जाते हैं, पहले इस बात पर गौर करें। कानून बनाए जाते हैं, स्टेट कुछ एक्टिविटीज़ को अनडिज़ायरेबल मान कि अगर आपको इस ज़मीन पे रहना है, अगर आपको इस प्रशासन के अंतर्गत रहना है, तो व्यवस्था बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी होंगी। आप स्वतंत्र हैं, तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स निर्मित होता है स्वतंत्रता का और स्टेट का। जब फ्रीडम वर्सेस स्टेट की बात आती है कि मैं फ्री एंटिटी हूँ, मैं एक आज़ाद मुल्क में रहता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मेरे ऊपर युक्तियुक्त कुछ निर्बंध लगाए गए। तो व्यवस्था बनाने के लिए कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनको अनडिज़ायरेबल माना गया है और जब आप वो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी करते हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस हो जाता है। स्टेट उन पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ होती जो मान लीजिए महिला के खिलाफ हुई, किसी बच्चे के खिलाफ हुई, क्या उनमें भी उतनी ढील दी गई है जितनी स्टेट के अगेंस्ट ढील नहीं दी गई? ये हमें समझना है। तो पैराडॉक्स इसलिए है, इसकी हमें बात करनी है। फिर तीसरा एक मुद्दा है, इस नई जो न्याय संहिता है, इसमें अलग-अलग विचारों को स्थान दिया गया है। यानी कि सब विचारधाराओं को शामिल किया गया है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, किसी को राइट की बात हो, सोवरेनिटी की बात हो, किसी की फ्रीडम की बात हो या अपने मन से कोई एक्टिविटी ऐसा करना, जिसको सरकार ने ऑफेंस माना, उसमें दूसरी विचारधाराओं के विचार शामिल करके उन सारे विचारों को नलीफाई किया। अब एक-एक करके समझते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं और बदलाव क्यों ज़रूरी है। तो 3 कारण हम समझते हैं। पहला कारण है लोगों की भागीदारी। लोगों की भागीदारी। अब देखिए, व्यक्ति हो सकता है कि अलग-अलग समाजों से आते हों, अलग-अलग जगहों से आते हों, लेकिन जिस देश में रह रहे हैं, वो देश उन सबका साझा है। तो एक साझी विरासत पर कार्य करने के लिए लोगों को एक कानून से गवर्न किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब उस इस कानून में भी यही हो रहा है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी अनडिज़ायरेबल करते हैं, उनको फॉरेन आइडियाज़ और वैल्यूज़ पर दंड नहीं दिया जाएगा। उनको भारतीय मानकों पर दंड दिया जाएगा कि हम किस बात को
अपराध मानते हैं और किस बात को अपराध नहीं मानते हैं। इसलिए ये जो सारी गवर्न करने की ऐसे कि इंटीग्रल हो जाए। लॉर्ड मैकॉले थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, उन्होंने 1833 में कहा था, एक बड़ा फेमस कोट है, अगर आप नोट करें कहीं लिखेंगे तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्मिटी व्हेन यू कैन हैव इट, डाइवर्सिटी व्हेन यू मस्ट हैव इट, बट इन ऑल केसेस सर्टेनिटी। यानी कि जहां आपको आवश्यकता है वहां कानून एक बनाइए, जहां जरूरत नहीं है वहां ज्यादा बनाइए, लेकिन हाँ, कानून बनाइए जरूर, हर चीज के लिए कानून बनाइए। ये मैकॉले ने 1833 में कहा था, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो क्यों जरूरी थे फिर भारत के खिलाफ उन्होंने क्यों कानून बनाए, और अब देश में क्या हो रहा है? कानून बनाना जरूरी है, चाहे कानून अच्छा बनाए चाहे कानून बुरा बनाए, लेकिन कानून बनाए ताकि लोगों को अनडिजायरेबल एक्टिविटी का पता रहे और वो सभी पर बराबरी से और यूनिफॉर्मिटी में लागू हो। ठीक है, लेकिन फिर एक सवाल आता है कि आपने कानून तो बना दिए क्योंकि आप तो स्टेट है, आप निश्चित तौर पर लोगों को रोकना चाहते होंगे, लेकिन फिर लोगों की आजादी का क्या हुआ? उस समता का क्या हुआ जिसकी हम लगातार बात करते हैं? क्या वो समता रह पाएगी? क्या लोगों की आजादी रह पाएगी? उनकी लिबर्टी रह पाएगी? और क्या किसी की आजादी पर पहरा नहीं है कोई कानून? एक व्यक्ति आजाद रहना चाहता है, आपने कोई कानून बना दिया, आप स्टेट है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ? तो सवाल वही है कि जो डिजायरेबल एक्टिविटीज, उनको स्टेट चाहता है। आप एक नागरिक हैं, देश में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, सरकार खुश है, आप खुश है, दोनों रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपनी फ्रीडम को असर्ट करने की, आप नॉलेजेबल हैं, आपने अपने ज्ञान का प्रयोग देश की कमियों को उजागर करने में लगाया, तो आपके साथ क्या होता है, क्या हो सकता है, और क्या स्टेट उसको मानेगा, नहीं मानेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो ये चीजें हैं। आप देश के लिए तभी तक अच्छे हो जब देश में आप रहते हुए सारे वो कार्य कर रहे हो जो स्टेट करवाना चाहता है। ये उसी बच्चे की तरह है, जैसे कोई बच्चा है तो उसके माँ-बाप उसे इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में अच्छा है, वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, सुंदर दिखता है ना? तो अगर ऐसा बच्चा कोई है, तो उसको पेरेंट्स पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, जिस दिन उसी बच्चे ने थोड़ी उद्दंडता शुरू करनी, अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया घर में, किसी से बाहर अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, तो जब वो अपनी फ्रीडम को असर्ट करता है, क्योंकि वो तो फ्री है, जब वो खुद को असर्ट करना शुरू करता है, तो समस्याएँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो सरकार ने, इनका कहना है कि सरकार ने जो कुछ अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी उनको भारतीय परंपरा के अनुसार रख लिया है, जैसे वो सेक्शन 309 का उदाहरण देते हैं पीनल कोड में, तो उन्होंने कहा कि हमने पीछे ऐसी कोशिश की कि जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो सुसाइड करते हैं, तो उनको हमने अभी नए सेक्शन में 115 ए में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की, उसको हमने एक मेंटल प्रॉब्लम माना। कुछ लोग पहले सुसाइड कर लेते थे ना, तो 2017 में ये एक्ट आया और सरकार ने कहा कि ये कोई अपराध नहीं है, ये इलाज कराना चाहिए इस बीमारी का, ये आपकी मानसिक समस्या है, तो आपको आपके मनस को सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है? फिर आप एक मामला आपने सुना होगा, जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोसेफ श्राइन के मामले में सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को डीक्रिमिनलाइज़ कर दिया। अडल्टरी का जो अपराध था, उसे डीक्रिमिनलाइज़ कर दिया था, कि वो अपराध रहा ही नहीं। तो ऐसे कुछ ज़रूरी काम हमें करने चाहिए, इसी प्रकार के काम करने चाहिए। भाई सुसाइड को आपने मेंटल प्रॉब्लम बता दिया, उसके अलावा अडल्टरी को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। ये अच्छे काम है ना? ऐसे कानून बदलने चाहिए देश की स्थिति के हिसाब से, जहाँ फ्री रहे, आप फ्री रहे। सुसाइड आपको करना है, कोई आपको सुसाइड, देखिए कोई व्यक्ति मरना चाह रहा है, फिर उसको पकड़ करके सरकार बोले कि जेल में रहो, ये कहाँ का न्याय है? वो बीमार है व्यक्ति, जो समस्या है, उस समस्या को सुलझाओ, तब उस व्यक्ति का भला होगा, तो उसको लगेगा हाँ, मैं आज़ाद देश में रहता हूँ या अच्छी सभ्यता में रहता हूँ। ठीक है? अडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज़ कर दिया, लेकिन एक किताब है, स्टीवन वॉक्स की किताब है, पावर, क्राइम एंड मिस्टिफिकेशन। पावर, क्राइम एंड मिस्टिफिकेशन, स्टीफन वॉक्स की किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि स्टेट आप पर हमेशा नज़र रखना चाहता है। स्टेट आप पर कब्जा करना चाहता है, आप पर नजर रखना चाहता है, आप जो भी गतिविधियां करते हैं स्टेट देखना चाहता है, और स्टेट सिर्फ डिजायरेबल बिहेवियर देखना चाहता है, यानी कि आप सिर्फ वो काम करें जिसकी आजादी स्टेट ने आपको दी। अब आप एक बात बताइए, 2017 से पहले अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया होगा तो उसको क्राइम माना गया होगा, 2017 के बाद उसे मेंटल प्रॉब्लम माना गया। तो स्टेट भी तो इवॉल्व कर रहा है ना। एक साल पहले जिस व्यक्ति को सजा हुई है, एक साल बाद वो व्यक्ति आजाद है। इलॉजिकल नहीं लगता है थोड़ा सा? तो क्या पता स्टेट से कानून बनाने में भी तो गलती हो सकती है। इस बात पर भी तो विचार करना चाहिए। आप भी तो आज़ाद हैं। आप कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो
स्टेट अनएक्सेप्टेबल मानता है, तो क्या वो सच में इतना एक्सेप्टेबल है, या स्टेट को अभी थोड़ा-सा और इवॉल्व होने की आवश्यकता है, इस बात को आपने समझना होगा। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भई अगर स्टेट कुछ कानून हमारे लिए बना रहा है, अलग-अलग तबकों लिए बना रहा है, अच्छी बात है, बनाइए। लेकिन हमें कुछ स्पेशल कोड्स की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ नए अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स फैल रहा है, उसके लिए नया कोड बनाइए, उसको प्रॉपरली आप ट्रीट करिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, उनके लिए लेकर के आइए। आम लोगों को आप क्यों परेशान कर, आम लोग जो छोटी-मोटी गलतियाँ करते हैं, उनको सुधारा जा सकता है, उनके लिए सज़ा देने की आवश्यकता नहीं है। किसी की लड़ाई हो गई, ये एक बहुत आम घटना है, लड़ाइयाँ हो सकती, उसके लिए किसी व्यक्ति को न्याय तंत्र में आना, उसके लिए किसी व्यक्ति को परेशान करना, अच्छे-बुरे झूठे केसेज़ में फँसाना, ये सही नहीं है। एक उदाहरण देते हो माली मत समिति का, तो माली मत समिति सुझाव दिए, उन्होंने कहा उसे लागू करिए। यानी कि कानूनों का वर्तमान के संदर्भ से लिंक जोड़िए आप, ठीक है? फिर महिलाएँ और बच्चे आ जाते हैं। नई संहिता में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15(3) में क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। इसके अलावा 51(a)(e) में कहा है, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी फॉर डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के सम्मान और उनकी गरिमा के विरुद्ध अगर कोई आचरण हो, कोई कानून हो, तो उसको खत्म करना। जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, इनके लिए कानून बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहता है कि बच्चों का और महिलाओं का भला हो, उनके लिए कानून बनाए जाएँ। लेकिन फिर एक चैप्टर 5 आता है हमारे, चैप्टर 5 है और क्लॉज़ 63 है नई वाली संहिता का, उसमें कहा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड मैन एंड वुमन इज़ नॉट रेप। शादीशुदा पुरुष और महिला द्वारा किया गया संभोग रेप नहीं, बलात्कार नहीं। अब ये देखिए, अब ये वही कानून है जो कि ड्राफ्ट पीनल कोड 1837 के क्लॉज़ 359 में था। क्या हमारा समाज इतना भी इवॉल्व नहीं हुआ कि उसको सहमति और असहमति के बीच फ़र्क समझ में आए? इस पर हम फ़िल्में बना चुके हैं, इस पर बातें कर चुके हैं। नो मीन्स नो, हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन क्या शादी में रेप नहीं हो सकता? क्या ये नए भारत की नींव इसी आधार पर पड़ेगी कि हम इस आइडिया को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? कि हम किसी महिला को वस्तु मानना चाहते हैं, कि कोई महिला वस्तु है, किसी पुरुष की संपत्ति है और वो जैसे चाहे उसे प्रयोग कर सकता है, उसकी कोई अपनी गरिमा नहीं है, कोई उसका अपना विचार नहीं है। तो ये तो वही लेगेसी है जो हम पिछले पुराने दिनों से ढो रहे थे। इसके अलावा क्लॉज़ 20 और 21 चैप्टर 3 का जनरल एक्सेप्शंस उसमें कहा गया है, वो जो नए वाले सेक्शन 14 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, उसमें कहा गया है कि ये जो कानून है, ये सब पर लागू होगा। जुवेनाइल जस्टिस कानून जो हमारा है, वो सभी कानूनों पर लागू होता है। ठीक है? तो हमें क्या आवश्यकता है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करें। बॉडी को प्रॉपर्टी मानना हम छोड़ें। कुछ ऐसे कानून जिनकी देश को आवश्यकता है, नए विचारों वाले कानून, नए किस्म के कानून, और वो कानून जो नए भारत की नींव डालेंगे। ये है दरअसल कॉलोनियल लेगेसी कि आप एक महिला को सिर्फ शरीर समझ रहे हैं, उसकी मंजूरी आपके लिए आवश्यक नहीं। तो जो रिफॉर्म है, क्या करना होगा रिफॉर्म अगर करने हैं तो पहला, ये आप नोट कर लेंगे, आर्टिकल 13(2) में कि हम कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ना बनाएँ। दूसरा, हमें जो ऑटोनॉमी है स्टेट की और जो इक्वालिटी है, उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना होगा। और तीसरा, जो भाईचारा है, उसको यानी कि फ्रेटर्निटी प्रिएम्बल में जो है, उसको हमने आगे लेकर के जाना होगा ताकि देश अपने आप को एक यूनिट समझे, एक एंटिटी समझे, और ऐसे किसी कानून से हम बचें जो हमारे मौजूदा मूल्यों के खिलाफ हो। ये हमारी चर्चा थी। इस चर्चा से आपने सीखा होगा कि नए जो कोड आए हैं, उनको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे समझना है और क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता है और क्या हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए कि आप इस चर्चा से लिखने की कोशिश कीजिएगा। न्याय संहिता विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श करना भारतीय न्याय प्रणाली को उपनिवेश से मुक्त करने का प्रयास, आधा-अधूरा प्रयास होगा। विश्लेषण करें, ठीक है? तो आपको बताना है कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको प्रावधानों में चेंज करना होगा।
150 शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करें। देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे अगले संपर्क में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।